ब्राजील ऐसा देश है जो भावनाओं, विरोधाभासों और चरम सीमाओं से भरा हुआ है। साधारण राहगीर तुम्हें गले लगा सकता है और तुम्हारा स्वागत कर सकता है, या तुम्हारी संपत्ति छीन सकता है मुस्कान के साथ। जब करोड़पति खतरनाक इलाकों के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं, लाखों ब्राजीलियाई लोग इन इलाकों में रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण और भविष्य की योजना बनाते हैं। ये एपिसोड ऐसे ही इलाकों के बारे में होगा जहां झुग्गियां और फेवलास हैं, और मैं इन्हें ब्राजील के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों साओ पाउलो और बेइंग रियो डी जनेरियो में शूट करने जाऊंगा। ये है तुम्हारी फेवला। मुझे लगता है कि ऐसे खूबसूरत जगह पर मरने की बात तो मजाक है, लेकिन केवल आंशिक रूप से, क्योंकि झुग्गियों में रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि स्थानीय निवासियों के लिए भी। पिता जो पुलिस में था ने अपनी बेटी का 8 साल की उम्र से बलात्कार किया। उसने उसकी टांग में गोली मार दी। गर्भवती महिलाओं में से किसी ने सीधे नदी में बच्चे को जन्म दिया। शायद इस तरह से उसने अपने बच्चे को फेंक दिया। नदियाँ, गंदे नाले शहर के बीच से गुजरते हैं। फवेलाओं में कानून लागू नहीं होते और न ही पुलिस होती है, और माफिया अवैध पदार्थों की तस्करी से भारी पैसा कमाती है। जनवरी के महीनों में मुख्य रूप से दुनिया भर की तरह की नशीले पदार्थों का प्रवाह होता है। जहाज का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है। गोताखोरों द्वारा नशीले पदार्थ लाए जाते हैं। विभिन्न जालियाओं हैं, वे इन जालियों को खोलते हैं और नशीले पदार्थ जोड़ते हैं। वही जज, वही अभियोजक, क्या वे भी धूम्रपान करते हैं? क्या वे भी उपभोग करते हैं? देश में भ्रष्टाचार और अराजकता का राज है, और कई विदेशी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। ज्यादा वे पहले जेल में डालते हैं और फिर समझते हैं कि तुम्हें किस लिए जेल में डाला गया। मेरा मतलब है, मेरे सूटकेस में 8 किलोग्राम पैक किया हुआ कोकीन मिला, जो मैंने खो दिया था। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। आज मैं झुग्गियों में जाऊंगा, पुलिस की छापेमारी का गवाह बनूंगा और खुद स्थानीय माहौल को महसूस करूंगा। सड़क को बंद कर दिया गया और पहले से ही किसी का इंतजार हो रहा है। यहाँ उन्हें मारा जा सकता है क्योंकि वे पुलिस हैं। सड़क पर आए, चाकू से वार किया, और ऐसा भी हुआ था। मैं एक चीनी व्यक्ति से बात कर रहा था। उसने कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से 1000 से अधिक लोगों को मारा। वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्राजील में पहले गुलामी कैसी थी और अब ये कैसे प्रकट होती है। साथ ही स्थानीय जेल में एक विदेशी की कठिन जिंदगी के बारे में थोड़ी। जेल में मुख्य रूप से 80% लोग काले थे। कुछ लोगों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करना पड़ता था, यानी उन्हें नहाने के लिए मजबूर करना। लेकिन शुरू में वास्तव में मर भी सकते हैं, हो सकता है। और मेरा पहला निर्णय था भागना, और मैं भागा, और सफलतापूर्वक। आज बहुत सारी घटनाएं होंगी, तो जब तक आप मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं वोवा कारमानोव शुरू करते हैं। यह है रियो कार्निवाल फुटबॉल और ओलंपिक का शहर, लेकिन हम इसे महासागर के उस पार से केवल इसी तरह जानते हैं। साधारण ब्राजीलियाई लोग निश्चित रूप से फुटबॉल और कार्निवाल पसंद करते हैं, लेकिन रोज उन्हें अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश स्थानीय निवासी फेवलास में रहते हैं, जो गरीब और खतरनाक क्षेत्र हैं। ऐसे ही एक में कोपाकबाना बीच के पास से मैं और आलिया अभी जा रहे हैं। आलिया अक्सर फेवलास में जाती हैं और हाल ही में उन्हें बेघर लोगों ने पीटा था। यहाँ वह फोन पर इस झगड़े के परिणाम दिखा रही हैं। मैं घर लौट रही थी, बहुत ठंड थी, अगस्त का महीना था, और मैंने एक बेघर व्यक्ति को देखा जो सोने की तैयारी कर रहा था। वह शॉर्ट्स और चप्पल में था। मुझे उस पर दया आ गई। मैं उसके पास गई और पूछा कि क्या उसके पास कपड़े हैं या कुछ ओढ़ने के लिए। उसने कहा कि नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने उससे वादा किया कि मैं घर से कुछ ढूंढ कर लाऊंगी, और फिर मैं उसे गर्म चाय, मीठा, कपड़े जो भी मिला लेकर आई, और तभी उसकी प्रेमिका आ गई। उसने मुझ पर घूंसे और लातों से हमला किया, मेरे बालों से कपड़ा खींच लिया। तब मुझे समझ में आया कि शायद पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई चुप रहेगा तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो तब से कुछ बदला है? नहीं, कुछ भी नहीं बदला। मैंने सोचा कि मैं सांख्यिकी के लिए काम करूंगी, क्योंकि ज्यादा शिकायतें पुलिस में रिपोर्ट होंगी, उतनी ही अधिक सांख्यिकी होगी। इसे भी छुपाया नहीं जा सकता। उन्हें किसी न किसी तरह से क्षेत्र में कुछ कदम उठाने ही होंगे, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से परिणाम स्वरूप मैं हैरान रह गई। वह बस मुझे ऐसे देखता है। सुनो, अरे यार, तुम समझते हो कि इससे कुछ नहीं होगा, बेकार है। मैं कहती हूँ, खैर मुझे संदेह नहीं था कि यह बेकार होगा, लेकिन मैं चाहती थी कि इसे आधिकारिक रूप से दर्ज करूं। मैंने इस विशेषज्ञता को पार किया।
वो ध्यान रखेगा। घर वापस आई, फिर देखती हूँ सब कुछ सूझ रहा है और डरावना होता जा रहा है। फिर ये फ्रैक्चर बाहर आने लगा, ये सब एक तरफ। खैर अंत में सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया और मैंने तय किया अब मैं किसी की मदद नहीं करती। खुद आलिया फवेला नहीं रहती, लेकिन एक मजेदार इलाके रहती है। यहाँ उसकी खिड़की से दृश्य है, गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है और हाल ही में पड़ोस की एक गली में पुलिस ने एक गर्भवती लड़की को टक्कर मार दी। फवेला विदिगल जहां हम पहुंचे समुद्र के पास है, रियो के केंद्र से बहुत दूर नहीं। ये सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सीमा पर साधारण टैक्सी से नहीं पहुंचा जा सकता और यहाँ प्रवेश द्वार और पुलिस पोस्ट पर यह आखिरी जगह है जहां मैं अपेक्षाकृत शांति से वीडियो शूट कर सकता हूँ। तुम कभी नहीं जानते कि वीडियो में तुम किसे पकड़ सकते हो। यहाँ मुख्य रूप से लोग हैं जो भागे हुए हैं। तो हम यहाँ शूटिंग शुरू कर चुके हैं, कोई हमें देख रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता, मुड़ जाओ। मुझे डर लग रहा है। वे तुम्हारी दीवार पीछे हैं। वे हम फवेला पर केवल स्थानीय लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर चढ़ सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ कितनी भीड़ है। फवेला की मुख्य सड़क पर दुकानें चल रही हैं, निवासी अपने कामों में व्यस्त हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, ग्राफिटी, कुछ जगहों पर कचरे के ढेर। जितना ऊपर जाते हैं उतना ही डरावना होता जाता है और छुपकर शूटिंग करना और भी खतरनाक हो जाता है। ऊपर सब कुछ बना रहे हैं और जोड़ रहे हैं। मैं हैरान रह गया जब एक छोटा ब्राजीलियन पूरे ईंटों के बोरे के साथ मेरे पास से गुजरा। हम एक तरह की कैफे में आए जहां आलिया अक्सर जाती है। खोलो कैफे के रूप में एक साधारण घर है जिसकी छत खुली है, जहां कुछ पी सकते हैं और रियो के बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली दृश्य को देख सकते हैं। यह है तुम्हारी फवेला। मुझे लगता है कि इतने सुंदर स्थान पर मरना। वैसे फवेला के ऊपर प्लास्टिक की थैलियां नहीं बल्कि पतंगें उड़ती हैं। कभी कभी उनका उपयोग डाकुओं द्वारा संकेत देने के लिए किया जाता था, लेकिन उन्हें डिकोड कर लिया गया और अब पतंगें फिर से साधारण बच्चे उड़ाते हैं। फवेला एक विशाल चट्टान की ढलान पर सीधे बनाई गई है, जिस पर पानी के लिए विशेष मार्गदर्शक हैं। हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय बारिश होती है, वे बहुत अधिक जलवाष्पित होती हैं और ताकि घरों को बहा न ले जाए, ये पुलिया प्रवाह को निर्देशित करने में मदद करती हैं। यह सब यूं ही नहीं है, अक्सर फवेलों को पानी के प्रवाह से डुबो दिया जाता है और बहा दिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग हर साल होता है। हमारे यहाँ या तो किसी फवेला को बहा ले जाता है या पूरा भूस्खलन और शहरों को बहा ले जाता है। लेकिन फिर से पहाड़ों पर इस तरह से निर्माण करना बड़ी समझदारी की बात है ना? ऊपर से देखा जाए तो हर फवेला के घर पर नीले ड्रम हैं। ये पानी का भंडार है। कौन सी प्रणाली? यदि मान लीजिए पहले पानी को टैंकों में पंप किया जाता है और यह सभी निर्माणों पर लागू होता है, जैसे ऊंची इमारतें और व्यावसायिक इमारतें, वे जो 30 मंजिलों तक होती हैं। ऊपर सभी के पास छत के नीचे पानी के टैंक होते हैं और पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। फवेला में घूमना अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन केवल वीडियो न बनाएं। यहाँ लगभग हर गली में लगातार नशीली दवाओं का व्यापार होता है। मैं अभी और जीना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन स्टॉलों की तस्वीरें नहीं ली, लेकिन वे इस मेज की तरह दिखते हैं। केवल मैंने लड़कों के पास पिस्तौल की बजाय अक्सर कलाशनिकोव राइफलें देखी हैं। हर मेज के पास 4-5 लड़के होते हैं और सभी के पास हथियार होते हैं। मेज पर ऐसे पैकेट होते हैं जिन पर कीमतें लिखी होती हैं। जो यूरोप में 100 का होता है, यहाँ केवल $2 में मिलता है। रियो के केंद्र में भी प्रतिबंधित पदार्थ बेचे जाते हैं, लेकिन खुले में नहीं। यहाँ हाँ, ये सब बेचा जाता है। ऐसा नहीं है कि वे खुद आते हैं और पेशकश करते हैं। ये सब पहले से ही खुद ही ढूंढना पड़ता है, लेकिन सब यहाँ आसानी से होता है। ये साशा है, वह एक नाविक है और अपने सहयोगियों से तस्करी की कहानियां सुनता है। क्या यहाँ अक्सर जांच छापे कुछ होते हैं? खैर, मुख्य रूप से ये सब होता है, जैसे कि कहें, पर जितना मैंने सुना है यहाँ कंटेनर जहाज आते हैं जो ब्राजील में आता है। इसलिए चालक दल की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि इन सभी कंटेनरों की जांच करना। हालांकि शारीरिक रूप से ये संभव नहीं है, क्योंकि खैर कंटेनर, कल्पना करो वहाँ 2000 कंटेनर होंगे जिन्हें काटना होगा। अक्सर जहाजों पर माल चालक दल को बिना बताए लटकाया जाता है। अगर पकड़े जाते हैं तो दोष नाविकों पर आता है। जहाज का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे डूबा होता है और तदनुसार गोताखोरों द्वारा नशीले पदार्थ लाए जाते हैं। तदनुसार वहाँ विभिन्न जालियां होती हैं जहाँ विभिन्न चीजें होती हैं, जिन्हें तथाकथित उद्घाटन कहा जाता है, जहां पानी ठंडा करने के लिए लिया जाता है। और तदनुसार
इन जालियों को खोलते हैं और वहां नशीले पदार्थ जोड़ते हैं। जब जहाज नए बंदरगाह पर आता है तो वहां उसका स्वागत होता है और उसी तरह से उसे ले जाया जाता है। लेकिन यह मुख्य बंदरगाह है। रियो डी जनेरियो मुख्य नशीले पदार्थों का मार्ग है, विशेष रूप से पूरी दुनिया में। लेकिन मुझे पता है कोलंबिया में इसे धारावाहिकों से अधिक बनाया जाता है। अब नहीं, कोलंबिया में वैसे उन्हें थोड़ा दबा दिया गया है, अब वहां थोड़ी शांति है। और यह सामान्य फवेला की जिंदगी पर कैसे प्रभाव डालता है? तो मान लीजिए इसके माध्यम से भी कुछ गुजरता है, कुछ धाराएं, सब बंदरगाहों में होता है और यहाँ नहीं। यहाँ ये सब स्थानीय नशीले पदार्थों का व्यापार है, यानी ये सब छोटी छोटी जगहें हैं, यूं कहें कुछ छोटे व्यापारी खरीदते हैं और फिर से बेचते हैं। लेकिन मुख्य धारा वह निश्चित रूप से वहाँ अधिक विस्तृत चैनल होते हैं, यानी पनडुब्बियों और विमानों तक। सारा नशीले पदार्थों का व्यापार यह ज्यादातर फवेलाओं में होता है, क्योंकि फवेलाएं यहाँ पहाड़ों में स्थित हैं। वहाँ पुलिस का आगमन हमेशा नहीं होता। अगर वे आते भी हैं तो बख्तरबंद गाड़ियों में आते हैं। तो किसी छापे के लिए आते हैं, चले जाते हैं। हाँ, और वह भी बहुत कम होता है। और वहाँ उनकी अपनी सख्त प्रणाली है और अंततः यह सब जुड़ा हुआ है। यानी यह पुलिस में भी है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और ये सब कहें तो बिक्री पर आधारित है। नशीले पदार्थों की बिक्री से बहुत बड़ा धन प्रवाह होता है। तदनुसार और इस क्षेत्र को कोई कहें तो आसानी से नहीं छोड़ेगा। और मुझे यकीन है कि सरकार में भी यह सब आपस में जुड़ा हुआ है, वहां तक पैसे पहुंचते हैं। हाँ, क्योंकि यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से अंत में चाहे कोई कुछ भी कहे, यहाँ ब्राजील में बहुत भ्रष्टाचार है। अगर एफवीएल के लड़के अक्सर लूटपाट और पदार्थों की बिक्री से कमाते हैं तो लड़कियों के लिए कभी कभी केवल शरीर बेचना ही बचता है। लड़कियां बेचती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। सच में यही इस केंद्रीय स्तर पर, हाँ, यहाँ जानो, अगर तुम चलोगे तो शायद कहीं आगे जाओगे तो तुम्हें हमेशा कोई ना कोई विजिटिंग कार्ड देगा। ऐसा कहें एक निम्न स्तर है जहां लगभग 30 रियाल 20-30 मिनट के लिए, वहां वीआईपी स्तर भी है। 30 रियाल्स तो कीमत के हिसाब से भयानक। हाँ, ये भयानक है। कल्पना करो, और वहां कतार है, और खत्म करोगे तो वहां भी तुम्हारे लिए कतार होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है ये कहाँ से है। अच्छा, एक दोस्त ने बताया, समझ गया। तो ये सेक्स पर्यटन की राजधानी है या नहीं? खैर, राजधानी नहीं, लेकिन लोकप्रिय है। ये हमेशा लोकप्रियता का लाभ होगा, इसलिए ये स्थानीय उपयोगकर्ता है या? हाँ, ये स्थानीय है। या अमेरिकी आते हैं? नहीं, विदेशियों के लिए भी एक अलग स्तर है। वहाँ वीआईपी बार हैं 40 रियाल्स के हिसाब से। हाँ, वहाँ डॉलर में होता है और वास्तव में वहाँ स्तर अलग है, लेकिन यहाँ भी शहर के केंद्र में ये सब कुछ है। ब्राजील में एलजीबीटी के प्रति बहुत सहिष्णुता है और हम एक सरकारी संरचना के पास से गुजर रहे हैं जो सेक्स अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़ा है। खैर, मुझे नहीं पता, शायद वहाँ कुछ आयोजित करते हैं अनुष्ठान समर्पण। अगर आप सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करते हैं कि आप एलजीबीटी के खिलाफ हैं, कि आपको यह पसंद नहीं है, या आप किसी को इस बारे में अपमानित करना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से संभव है। बैठक, कानूनी प्रक्रिया का सामना करना। यानी यह एक सरकारी, वहाँ उनकी संरचना है, एक पूरा मंत्रालय एलजीबीटी, सीधे शब्दों में। नहीं पता, अगर ये मंत्रालय तक पहुंच गया है। खैर, इमारत मंत्रालय की है लगता है। सही है। दिलचस्प है कि उनके सब कुछ कैसे होता है। मैंने ये नहीं पता किया कि उनकी संरचना क्या है, लेकिन वहाँ कुछ तो है, एक दोस्त ने बताया। साशा के अनुसार ब्राजील में बहुत अधिक बाल अपराध है क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह से सजा नहीं दी जा सकती। खैर, उन्हें थाने ले जाया जाता है, माता पिता के साथ पकड़े जाते हैं, संपर्क करते हैं, बात करते हैं, उन्हें नहीं छोड़ता। अगर माता पिता खुद किनारे पर नहीं है, अगर माता पिता खुद नहीं भेजते, लड़के डप्पा जैसे कि छोटे होते हैं, 12-15 साल के, समूह में आते हैं, कभी कभी घेर लेते हैं, व्यक्ति का ध्यान भटकाते हैं और फिर जेबों में अचानक हाथ डालते हैं और फौरन तुरंत भाग जाते हैं। वे बैग खींच लेते हैं और भाग जाते हैं। फवेला में मैंने एक साथ 3 स्कूल देखे। सरकार बच्चों को नशे से दूर रखने फुटबॉल और संगीत अपनाती है। बचपन से ही लड़कियां अपनी माताओं के साथ नृत्य करती हैं। वयस्क नृत्य होते हैं और हम फवेला ड्रम बजाने वाली लड़कियों के अभ्यास पहुंचे। फावेल की गलियों में हमेशा बहुत सारे बच्चे होते हैं। वे अलग तरीके से बढ़ते हैं गरीबी में, लेकिन इससे वे हमारे मुकाबले और भी खुश रहते हैं। लेकिन अंत में कई किशोर अपराधी गिरोहों में शामिल हो जाते हैं। किसी तरह मैंने रियो डी जनेरियो में और सामान्य रूप से ब्राजील में औसत जीवन प्रत्याशा देखने की कोशिश की और मुझे 32 साल का आंकड़ा मिला।
पहले तो मैंने सोचा अरे ये कैसे हो सकता है, सभी के पास, सच में सभी के पास या तो अपने रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं। किसके पास हमेशा एक परिचित दादी नहीं होती जो 100 साल पार कर चुकी हो? हमेशा सभी के पास होती है, यहाँ तक कि मेरे पास भी। मैं ब्राजीलियन नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक और सिर्फ एक नहीं। मैं सोचती हूँ ये कैसे हो सकता है 32 साल। फिर मैंने समझा कि यह एक सामान्य सांख्यिकी है जिसमें वे लड़के शामिल होते हैं जो ओवरडोज से मरते हैं, लेकिन ओवरडोज से कम ही। अक्सर ये होता है झगड़े, गोलीबारी। अल्या फवेलास में बाल यौन शोषण की कहानियां सुनती है। मान लीजिए एक परिवार एक छोटे से कमरे में बसता है। हाँ, उनके पास वहाँ, तो हम अभी घर की छत पर हैं। हाँ, ये पूरा घर है, वहाँ हॉल भी है, बेडरूम भी है, रसोई भी है और सब कुछ। हम 4x4 के क्षेत्र में हैं कहीं यहाँ। तो कल्पना करो लगभग ऐसे ही कमरे में वहाँ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। यानी मूल रूप से सोने के लिए जगह वह सबके लिए एक ही है और लोग अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं बच्चों के सामने ही। यानी वे कुछ समय तक सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी कुछ नहीं समझता, लेकिन बच्चे वास्तव में बहुत कुछ समझते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनके लिए ये सामान्य है। और जब वे बड़े होने लगते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी उनके पास आता है और खेलने का प्रस्ताव देता है तो वे इसे आक्रामकता के रूप में नहीं लेते या कुछ गलत नहीं समझते, क्योंकि घर में भी ऐसा होता है। तो ये सामान्य है, इसका मतलब ये डरावना नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। फावेलास में माता पिता के पास बच्चों के साथ समय नहीं होता, वे मुसीबत में होते हैं। मैं अक्सर लड़कियों से बात करती थी, बस ऐसे ही बात करने के लिए, या बस उनकी बातें सुनती थी। लेकिन सबसे डरावना तो ये था निश्चित रूप से उनकी बातें सुनना। जब आप वहाँ बैठे होते हैं अपनी बियर पीते हुए और आप ये डरावनी बातें सुनते हैं, जैसे पापा, एक पुलिस वाला अपनी बेटी का 8 साल की उम्र से बलात्कार कर रहा था। आखिरकार जब वह 14 साल की हो गई, उसने उसकी टांग में गोली मार दी। आखिरकार उसमें भावनात्मक और मानसिक रूप से इतनी ताकत आ गई कि वह कोई कदम उठा सके। उसने पिस्तौल तक पहुंच बनाई और उसकी जांघ में गोली मार दी। इसके बाद उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया। और इस फवेला में तुम्हें लगता है बहुत से लोगों के पास घर में हथियार हैं? बहुत से लोगों के पास हैं, और सिर्फ घर में ही नहीं। रियो से मैं साओ पाउलो जा रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर और सबसे खतरनाक में से एक। शहर में 800,000 आवास इकाइयों की कमी है, इसलिए लगभग 3 मिलियन लोग फवेलों में रहते हैं, जिनकी संख्या शहर में लगभग 2000 है और जो 30 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। साओ पाउलो का केंद्र भी सबसे सुखद क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह फवेला नहीं है। फवेला में जाने के लिए मैं ट्रेन से शहर के बाहरी इलाके में जा रहा हूँ। शहर के किसी भी स्थान पर आसानी से अपनी संपत्ति खो सकते हैं, इसलिए लोग अपने बैग आगे की ओर पहनते हैं। लगभग सभी ऐसा करते हैं, लेकिन सभी नहीं। यहाँ लड़की का बैग आगे की ओर है, जबकि बड़े लड़कों का पीछे की ओर। शायद वे अपनी ताकत पर अधिक विश्वास करते हैं। ट्रेन की धुंधली खिड़की से झुग्गियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि मैं लगभग पहुंच गया हूं, लेकिन फिलहाल मैं केवल मेट्रो स्टेशन के गंदे इलाके में पहुंचा हूं, जहां बाजार और बेघर लोग हैं। अमीर लोग ऐसे इलाकों से होकर भी नहीं गुजरते। इनसे हेलीकॉप्टर से गुजरना अधिक सुरक्षित है। फवेला की ओर मैं अब बस से जा रहा हूँ। इलाका बाढ़ से घिरा हुआ है, बहुत कम अव्यवस्थित इमारतें रंगी हुई हैं, मुख्यतः नंगे ईंटों का निर्माण। पेट्र अब एक अधिक सुखद क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उन्होंने फवेलास में बहुत समय बिताया है और जानते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसे काम करता है। उनके संबंधों के कारण ही मैं इस क्षेत्र में शांति से शूटिंग कर सकता हूँ। सभी लोग हमें देख रहे हैं। हाँ, यहाँ शायद ही कभी ऐसी शूटिंग होती है। हाँ बिल्कुल, और वह अभी वैसे मीन के जा रहे हैं इतने पैसों के साथ। देखो, फवेला में दुकान मालिक अपने पैसे केवल ऐसे कैश कलेक्टर्स को ही सौंपते हैं। जेब में नकदी रखना बहुत खतरनाक है। कितना यहाँ इस तरह घूमना कितना सुरक्षित है। अगर हम किसी को नहीं जानते और बस आए और शूटिंग शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ खतरनाक है। अगर कोई सवाल पूछेगा तो वे बस ये जानने में रुचि लेंगे कि आप कौन हैं, किसके हैं। जैसे सामान्य 90 के दशक में सड़कों पर सोवियत संघ के। मुझे 90 के दशक की याद दिलाई स्थानीय दुकान की अलमारियों ने। फवेला में जीवन स्तर के निम्न होने के बावजूद पेत्र यहाँ शायद ही कभी अशिष्टता का सामना करता है, बल्कि इसके विपरीत। तबोम, ओ हाँ अभी इगोर क्या कहा कहता है, माफ कीजिए, मेरे पास यहाँ वोडका है। और जैसे उसने उसे हमारे रास्ते से हटा दिया क्योंकि उसे डर था कि हम उसकी वोडका की बोतल गिरा देंगे। और फिर उसने शुभ रात्रि की भी कामना की।
खैर, बहुत ही प्यारा सुखद व्यक्ति। झुग्गी में हमें आवारा और शराबी नहीं मिलते। यहाँ माई अपने बच्चों के साथ कम और यहाँ तक कि सुंदर लड़कियां भी स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। खैर, कुल मिलाकर मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ नशेड़ी पर सो रहे होंगे, कुछ ऐसा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये मध्यम वर्ग है। ये हमारे यहाँ के गरीब इलाकों जैसा है। मूल रूप से लोगों के पास गाड़ियां हैं, उनके घर गत्ते के नहीं बने हैं। वो लोग जो, हाँ, जैसे थोड़े अमीर हैं मान लीजिए, तो वे सब कुछ यूरोपीय शैली में करने की कोशिश करते हैं अपने घरों में सुंदरता लाने के लिए। यहाँ शायद वोल्क्सवैगन के प्रशंसक हैं। ऊपर वोल्क्सवैगन है और नीचे भी एक है और गैरेज में भी एक है और ये तैयार हैं, लेकिन ये उन्हें ट्यूनिंग करते हैं। यहाँ कुछ घर तो वास्तव में अमीर दिखते हैं और जरूरी नहीं कि वे अवैध पैसे से बने हों। हाँ, ज्यादातर लोग पहले मंजिल का उपयोग किसी व्यवसाय के लिए करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन वे सोचते हैं कि भले ही यह 200 रीसेस प्रति सप्ताह हो, 300 अतिरिक्त आय हो, तो यह पहले से ही अच्छा है। फावेला की एक पहचानने योग्य विशेषता ये शानदार सीढ़ियां हैं, जैसे फिल्मों में होती है। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन पर दौड़ते हैं और अगर कुछ होता है तो यहाँ छिप जाते हैं। अगर कोई छापा पड़ता है तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर पहले से ही पुलिस खड़ी होती है। हम ठीक छापे के समय पहुंच गए। उन्होंने सड़क बंद कर दी और पहले से ही किसी का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं नीचे भी इसी तरह से बंद है और इस सड़क पर पुलिस काम कर रही है। वैसे पुलिस यहाँ केवल अत्यधिक स्थिति में ही आती है। वे यहाँ अक्सर नहीं आते। यहाँ पर उन्हें सिर्फ इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि वे पुलिस अधिकारी हैं। यानी यहाँ पुलिस को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ जैसे कि गरीब और अत्यंत जरूरतमंद आबादी जो जीवित रहती है और जीवित रहने के लिए वे नशीले पदार्थ बेच सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं। क्या मुख्य बात है जो एक सामान्य गरीब क्षेत्र को फवेल से अलग करती है? क्या यह अनियमित निर्माण है या कुछ और? हाँ, क्योंकि जब ये सारी जमीनें यहाँ पर कब्जा की गईं, तो वे बिना दस्तावेजों के थीं। यानी ये बाद में धीरे धीरे इसे सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू किया, और इससे पहले यहाँ पर स्वयं बसावट थी। यानी शुरू में यह बसावट बस अनियमित रूप से थी, लोग जमीनें कब्जा कर लेते थे या कैसे? हाँ, बस कब्जा कर लेते थे। झुग्गियों में लोग पीढ़ियों से रहते हैं, दादा से पोते तक, और उनके लिए यह सबसे सामान्य क्षेत्र है। उन्होंने अन्य क्षेत्रों को देखा भी नहीं है। वे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिल्लियाँ। यानी उनके लिए बच्चे पैदा करना, ये खैर कितना जिम्मेदार। हाँ, गर्भवती हूँ तो जन्म दे दूंगी। मेरे पास कितने हैं? 6। ठीक है, 7वां होगा। चुप रहो, चावल सबके लिए पर्याप्त है। ये पीटर के दोस्तों का घर है। वह यहाँ रुका था और यहाँ लंबे समय तक एक कमरा किराए पर लेने के बारे में सोच रहा था। पहली मंजिल पर एक छोटा बार है, दूसरी और तीसरी मंजिल पर मालिक रहते हैं, कमरे किराए पर देते हैं। पहली मंजिल का मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है और हम रसोई में प्रवेश करते हैं। ऐसा जीवन। ब्राजीलियाई लोगों के पास सफाई के मामले में यहाँ सब कुछ वास्तव में ठीक नहीं है। ये लोग सड़क पर लगभग अंडे बेचते हैं। जारी रहेगा। ये घर मैंने वास्तव में कभी किराए पर लेने की योजना बनाई थी बहुत समय पहले, और लगभग 400 रियाल में। ये एक ऐसा कमरा है वो जहाँ मालिक सोती है। छोटा अलमारी, बालकनी की ओर निकास, वहाँ फिर से एक बड़ा और टीवी है। ब्राजीलियाई लोगों के घरों में व्यवस्था नहीं होती और कमरे अक्सर सिर्फ खाली दीवारों किराए पर होते हैं। यहाँ बिल्कुल पूरा पैकेज है, लेकिन मुख्य रूप से इस कमरे को पहले ही किराए पर दे दिया गया है। तो ये एक और कमरा है वास्तव में जहां मुझे रुकने का प्रस्ताव दिया गया था रात बिताने के लिए। यहाँ भी किराए पर लिया जा सकता है। अभी यहाँ खाली है और यहाँ मेरे साथ सोया हूँ। ये यहाँ कोई बाथटब नहीं है, कोई हर जगह शॉवर सेलेक्टर हैं और बाकी कपड़े धोने की जगह, और पड़ोसियों के लिए एक खिड़की, और घर के अंदर भी एक खिड़की है। झुग्गियों में आमतौर पर वॉशिंग मशीन नहीं होती और हाथ से कपड़े धोते हैं ऐसी विशेष सिंक में। तीसरी मंजिल मूल रूप से एक छोटी सी गेट थोड़ी देर के लिए खुलती है और हम थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ अभी कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन इसे भी व्यवस्थित किया जाएगा
कुछ कमरे यानी इस तरह से वे धीरे धीरे विकसित होते हैं और इस तरह से भी फैलते हैं। बहुत से यहाँ कॉन्डोमिनियम का घर है जैसे कभी कभी, जिसे कहा जाता है ये पहले से ही बंद बाड़ के पीछे है। क्या घर और तारों की बहुत ही बड़ी संख्या, निर्माण आगे पहाड़ है और फिर निर्माण कभी कभी नहीं हो पाता। पर्यावरण वह आखिरी चीज है जो फावेला के निवासियों को चिंतित करती है, और यहाँ सीवेज अक्सर सीधे सड़क पर बहता है और पास की धारा में चला जाता है। जहाँ सीवेज बिछाई गई है वहाँ ऐसी छेदें हैं जिनमें बारिश के समय चूहे खिंच जाते हैं। यानी उनके पास वास्तव में सीवेज बारिश के पानी की प्रणाली के साथ मिलकर सीधे नदी में चला जाता है, सीधे। यानी उनके पास यहाँ कोई नहीं है, फिल्टरिंग स्पष्ट कोई नहीं है, यहाँ नहीं, महंगा है। हाँ, हमारे मोल्दोवा में नहीं है। साफ सुथरी व्यवस्थाएं केवल अच्छे इलाकों में ही मौजूद हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ सभी सड़कों से 1 2 3 4 और वहाँ 5 6 सभी सड़कों से यहाँ शायद सबसे निचला बिंदु है। फिर सब कुछ नदी में चला जाता है। सारा साबुन वाला और ऐसा काला, पहली ताजगी नहीं। यही कारण है कि मैं सीवेज में फंस गया। संक्षेप में बेहतर है कि पैरों के नीचे देखें, लेकिन ऐसी नदियों में शायद कुछ भी तैरता हुआ मिल सकता है, छोटे जीवों के अलावा, कुछ जीवित के अलावा। यहाँ जीवित कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्का है। इस क्षेत्र में नदियों के किनारे तंबुओं में भिखारी रहते हैं। ये वे लोग हैं जो फेवलास में भी रहने का खर्च नहीं उठा सकते। सामान्यतः झुग्गियों में नदियां सब कुछ बहा ले जाती हैं, अपराधों के निशान भी। शहर में मैंने वास्तव में देखा कि बारिश के दौरान नदी कैसे और बहुत धीरे धीरे उठ रही थी, और जब पहली धाराएं वो आई तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ हर तरह का कचरा भी बहने लगा जो सड़कों से इकट्ठा हुआ था, जैसे बोतलें और डिब्बों में ऐसा कचरा। और फिर जब पानी लगभग 1 मीटर तक बढ़ गया तो दिलचस्प चीजें बहने लगीं, जैसे दरवाजे, कुछ घरों की संरचनाएं वहाँ सड़कों पर, अलमारियां बहने लगीं, फिर गेंदें बहने लगीं, हर तरह के बच्चों के खिलौने, गेंदें, सब कुछ जो शायद आंगनों से बहकर नालियों में चला गया। फिर इस सारे कचरे के बीच पहला शव दिखाई दिया। यह कुछ और चूहे जैसा था जो डूब गया था। फिर एक बछड़ा, फिर दूसरा बछड़ा, और ये बछड़े थे छोटी गायें, और दोनों के पेट पहले से ही फूले हुए थे। और वो इन सभी खिलौनों के बीच मैंने एक असली बच्चे को देखा जिसकी त्वचा का रंग काला था, और शायद वह नवजात ही था क्योंकि वह बहुत छोटा था और दिखाई दे रहा था कि वह अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन उसका पेट भी पहले से ही फूला हुआ था। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह पहले से ही लंबे समय से पानी में है। हालांकि यहाँ ऐसी नाली है कि अगर बच्चे को सड़क पर पानी खींच ले और वह आसानी से नाली में जा सकता है, और बस। यानी नाली में इतने बड़े छेद हैं कि बच्चे का सिर आसानी से निकल जाता है। यहाँ समझ नहीं आता कि क्या बुरा है कि एक चाहा गया बच्चा ऐसे ही गलती से बह गया, या अवांछित बच्चे से ऐसे छुटकारा पाया गया। मुझे लगता है कि अधिक संभावना है ये बच्चा छोड़ा गया था, क्योंकि अगर वह किसी भी तरह के कपड़े में होता तो ये समझ में आता कि उसे किसी तरह से गाड़ी से बहा दिया गया कहीं, लेकिन ऐसे ये अधिक संभावना है छोड़ा गया बच्चा है। आजास का एक पुरानी बस्ती है और ब्राजीलियाई लोग यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। जो लोग यहाँ बड़े हुए और यहाँ से बाहर निकले वे यहाँ अपनी दादी के गांव की तरह लौटते हैं, और जो लोग यहाँ रह गए हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आइंट दर आइंट उन्होंने अपने लिए ये फेवलास बनाए, और तदनुसार जैसे कि वे विकसित हुए, और यह पहले से ही पीढ़ियों से 200 साल 300 साल, और वे यहाँ कितने समय से हैं। यह उनके पास एक ऐतिहासिक बनावट है, और यहाँ सिद्धांत रूप में आप वहाँ आवास किराए पर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं आया हूँ मेरे पास एक अच्छे कंडोमिनियम के लिए, पर्याप्त पैसे नहीं हैं,
अगर मैं यहाँ किराए पर लेना चाहूँ तो आपके सामने अलुगा 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 लिखा है। अगर यह हर जगह लिखा है कि किराए पर दिया जा रहा है तो यह सब किराए पर दिया जा रहा है, वहाँ किराए पर दिया जा रहा है, यहाँ बहुत कुछ किराए पर दिया जा रहा है बे। और यहाँ फोन नंबर भी लिखे होते हैं, यानी आप पास जाते हैं, डायल करते हैं, पूछते हैं। और कीमतें क्या हैं? खैर, ये ऐसे घरों में लगभग 600 से 800 रियाल प्रति महीने के हिसाब से। क्या ये एक अच्छा घर है? ये अच्छा माना जाता है, लेकिन उनके पास ज्यादातर वॉशिंग मशीनें होती हैं। साझा, वहाँ कई कमरे होते हैं, किराए पर दिए जाते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन एक ही होती है जो कई किराएदारों के लिए साझा होती है। किराए की कीमतें मूल रूप से संपत्ति खरीदने पर आपके पास दस्तावेज नहीं होंगे, यानी आपके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा। दादी को भुगतान किया और रह रहे हो, हाँ, ईमानदारी के आधार पर ऐसा कहें। अगर यह केंद्रीय सड़क के करीब है तो यह हमेशा बहुत महंगा होता है, क्योंकि वहाँ तुम काम से लौटे, तुम घर में दाखिल हो गए। बस कल्पना करो, तुम घर लौट रहे हो काम से पूरी तरह थके हुए, तुम्हारे पास सामान, आलू और अन्य चीजें हैं, बैग्स हैं, और तुम्हें इन सीढ़ियों पर चढ़ना है। झुग्गियों में घर बिना योजना और अनुमोदन के बनाए जाते हैं, और अब किसी भी चीज से वहाँ इमारत बस देखो, बस डंडों पर किसी तरह के कमजोर खंभों पर खड़ी है। मुझे नहीं पता, ये उनके लिए गिरता नहीं है समय समय पर। यहाँ तो इंजीनियरिंग का नामो निशान नहीं है। ये पहली चीज थी जिस पर मैंने ध्यान दिया यहाँ आने पर। बात यह है कि हमारे आने जाने के साथ हम हमेशा कुछ खास जगहों पर जाते हैं। जहाँ भी हम गए वहाँ भूकंप आते थे, और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरा पहला सवाल यही होता है, क्या यहाँ हलचल हो रही है? यहाँ भूकंप होते हैं? जब मुझे बताया गया कि इरीन में भूकंप नहीं होते, तब मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। और हम यहाँ आते हैं और फिर भी मेरे दिमाग में ये चलता रहता है। मैं इन इमारतों को देखती हूँ, कुछ पर 3 बीमों पर एक बड़ा डोमिनो खड़ा है। मैं सोचती हूँ यहाँ 2 बिंदु नहीं चाहिए, गिर जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए फावेल से बाहर निकलना मुश्किल है। फावेल से लोग मुख्य रूप से बाहर निकलते हैं, कहें तो जीवन के दूसरे स्तर पर हॉट गैस पहुँचते हैं, सिर्फ फुटबॉल के माध्यम से या यह संगीत। कुल मिलाकर ये दुर्लभ है। सभी फुटबॉल खिलाड़ी, प्रसिद्ध ब्राजीलियाई, वे लगभग सभी ऐसे क्षेत्रों से आए हैं। उनके यहाँ कैसे होता है, फुटबॉल या ड्रग्स? हाँ, आलिया ब्राजील में 20 साल से है, और पहले यहाँ और भी कठोर था। जब वे सीधे बाएं और दाएं मारते थे, कुपाकबाना से गुजरते थे सीधे मशीन गन से। इस तरह से पुलिस स्टेशनों पर फायरिंग की जाती थी, यानी वास्तव में ये बहुत डरावना था। और अब कुछ बदला है? क्या ये शांत हो गया है या कैसे? अब बैंडिट्स की गुणवत्ता बदल गई है। अगर पहले मुझे डर नहीं लगता था, यानी अगर मैं अपने साथ कुछ भी कीमती नहीं ले जाती और कोई मुझे लूटने आता है, तो मैं हमेशा अपने पर्यटकों को यही सिखाती थी, आप बस अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। अगर कोई आपके पास आता है तो आप अपनी जेबें बाहर निकालते हैं, दिखाते हैं कि आपके पास और कुछ नहीं है, और फिर शांति से आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ फेवलाओं में पुलिस के प्रवेश के साथ दक्षिणी क्षेत्र में उनके लिए बस सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। जैसा कि यहाँ कहते हैं, हाँ, जैसे कि केंद्रीय सड़क पर, कहीं कोपाकबाना पर, इपनेमा पर लूटने के लिए, क्योंकि उसे उस पिस्तौल के साथ वहां तक भी पहुंचना होता है। और जब वह अंततः तुम्हें लूटने का फैसला करता है और तुम्हारे पास टूटा हुआ फोन होता है, वह निराश हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और वह बस गुस्से में होता है, वह कर सकता है, उनसे गोली चला दी जाती है। तुम्हारे अनुभव में खैर कुछ परिचित हैं जो पीड़ित हुए हैं? तुम्हें किस बारे में बताना? गोली लगी घुटने, पीठ चाकू या कटे कान? तुम्हारे पास पूरा मेन्यू है, मैं समझता हूँ। महिला जिसे पीठ में चाकू से अच्छी तरह से मारा गया, वह उन श्रेणियों में से एक थी जो मैं इस चेन को कभी नहीं उतारता। जब तुम बात करते हो, आप बहुत सुंदर हैं, आपके पास बहुत महंगी सुंदर चीजें हैं, आइए आप उन्हें कमरे में छोड़ दें। ये 2 दिन आप नकली गहने पहने, अगर बिना हार और बालियों के नहीं रह सकते। लेकिन अंत में हमारी महिलाओं को समझाना मुश्किल है, खासकर 5 स्टार होटल में नकली गहने पहनकर कैसे चलूंगी। फिर वह पूरी तरह से बाहर निकलती है, डोल्चे और गबाना के साथ। एक लड़का पास आता है, कहता है, सुनो, वह बहुत कूल और अमीर है, चलो कुछ हिस्सा लें। उसने उसे मना कर दिया। वह नाराज हो गया, अपमानित महसूस किया, और उसने चाकू से, ये सच में हुआ, एक रूसी महिला के साथ। हाँ, वह नहीं मरी, नहीं, सब ठीक है, वह बच गई। कभी कभी पर्यटक भी मूर्खता में फावेलास में जाकर मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये अधिकतर उन बेवकूफों के साथ होता है जो अपनी मुसीबत खुद ढूंढते हैं। ये सुनकर बुरा लगा। मेरे मामले में मैं 3 दिनों में 2 खतरनाक फावेलास में था। लेकिन तुम अभी काले पैकेट में नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। धन्यवाद। हाँ 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 हाँ।
अगर वीडियो जारी हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। पुलिस की अनुपस्थिति के बावजूद झुग्गियों में अपने नियम और ताकतवर संरचनाएं होती हैं। हर जगह किसी भी फावेला में अपने ऐसे कई नियम होते हैं। अगर आप आचरण के नियमों का पालन करते हैं तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर छेड़ता है तो किसी से संपर्क किया जा सकता है, देखने वाला या कैसे? देखने वाला जरूर होता है, हाँ। और देखने वाले के नीचे एक और सहायक देखने वाला होता है। और वे वास्तव में यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। हाँ, फावेलों में हमेशा शहर की तुलना में अधिक व्यवस्था होती है। और यहाँ की इसमें यह भी शामिल है कि अगर कोई अफवाहें वहाँ तक पहुँचती हैं, लोगों तक विशेष रूप से वे पहले कार्रवाई करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि यह सच है या नहीं। और अगर अचानक तुम्हें बिना किसी कारण के सजा दी गई, अगर यह अफवाहें थीं, तो बाद में उस व्यक्ति को सजा दी जाती है जिसने वह अफवाह फैलाई। और अगर कोई पर्यटक कैमरा लेकर आता है, उदाहरण के लिए, खैर शूटिंग तो मना है, ऐसा एक नियम है। खैर आमतौर पर सबसे आसान तरीका है वे फोन और कैमरा ले लेंगे। और इसके लिए देखने वाले सजा नहीं देंगे? नहीं, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा करते हैं, वे अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति जैसे मेरे लिए लगातार निगरानी होती है। वे वॉकी टॉकी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निगरानी करते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति फवेला में प्रवेश करता है तो सबको पता होता है वह कहाँ गया, किससे मिला। यानी तुम चल रहे हो, ये सोवियत संघ के केजीबी जैसा है। और दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ कान और आंखें दोनों हैं। यहाँ सुबह 5 बजे मान लो तुम चल रहे हो, तुम्हें कोई भी नहीं दिखता, तुम सोचते हो सब सो रहे हैं, नहीं। हमेशा कम से कम कुछ गवाह होते हैं जो तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम कहाँ गए, क्या कर रहे हो। रियो की मुख्य समस्या कि फेवलास सीधे शहर के अंदर स्थित हैं। कुछ शहर हैं जैसे कि उत्तर पूर्व में, जहां फेवलास शहर के बाहर या किनारे पर स्थित हैं, वहां उनके बीच गोलीबारी होती है, बंटवारा, नशीली दवाओं की तस्करी और ऐसी ही चीजें होती हैं। खैर तुम नहीं जाते, और जैसे हाँ, अगर तुम वहां नहीं हो तो तुम्हारे लूटे जाने के चांस कम होते हैं, या फिर कुछ और भटकती हुई गोली लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ रियो में सब कुछ फेवलास के साथ मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे पास केंद्र है और 50 मीटर के बाद ही फेवला शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले की ही बात है, एक जानकार का फोन छीन लिया गया। वह बस सड़क पर चल रहा था और स्मार्टफोन में व्यस्त था। वे आए, जल्दी से छीन लिया और चले गए। मोपेड पर हाँ। इसलिए अगर तुम इन लुटेरों को ऐसा संकेत नहीं देते तो तुम्हारे चांस बहुत कम होते हैं। किसी तरह साशा खुद एक गोलीबारी का गवाह बन गया। पुलिस ने बस सड़क और गाड़ियों को बंद कर दिया। सभी रुक गए और वहां बहुत सारी गाड़ियां थीं और वे गाड़ियों के पीछे छुपते हुए आगे बढ़ने लगे। मतलब वहां गोलीबारी चल रही थी, बदमाश गोली चला रहे थे और पुलिस एक तरफ से आगे बढ़ रही थी। वे गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे और तुम्हारी गाड़ी के पीछे भी। मैंने शीशे में देखा, पुलिस वाला बंदूक के साथ छुपा हुआ था। मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं सीट पर झुक गया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर नहीं भाग सकता, नहीं जा सकता हूँ। तब साशा को कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तक कि फेवलास में फिल्में बनाने से भी लोग डरते हैं। सबसे प्रसिद्ध फिल्म सिटी ऑफ गॉड है। दिलचस्प। और ये सिडाडी डी ड्यूस में नहीं फिल्माई गई थी, जो कि एक प्रसिद्ध फेवेला है, यानी खतरे की वजह से। ये पूरी तरह से दूसरे इलाके में फिल्माई गई थी, यानी जहां घटनाएं हो रही थी। यहाँ तक कि ड्रोन से भी वहां नहीं उड़ सकते। लेकिन फेवलास का स्वागत नहीं किया जाता है क्योंकि वे अपराधियों को फिल्मा सकते हैं और वे उन्हें बस गिरा देते हैं। ब्राजील की सड़कों पर अपराधियों की विशेष भीड़ छुट्टियों के दौरान होती है, जब दोषियों को बस घर जाने दिया जाता है। बात यह है कि क्रिसमस एक घरेलू पारिवारिक त्योहार है और इसीलिए हर अपराधी को अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने का अधिकार है और वह अपने पैर पर एक ब्रेसलेट पहनता है, जिसका मतलब है कि उसे घर भेजा जाता है। इसे महान पलायन कहा जाता है। जेल के दरवाजे खुलते हैं और इस तरह से जैसे फैक्ट्री से भीड़ में अपराधी बाहर आते हैं, उनका स्वागत पत्नियां, बच्चे, प्रेमिकाएं करती हैं। इसका मतलब है कि वे घर जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उनमें से कौन जेल वापस आता है? खैर, अगर 10% वापस आते हैं तो ये अच्छा है। सरकार समझती है हम क्रिसमस पर सभी को छोड़ देते हैं, 10% वापस आते हैं। एक साल बाद वे सोचते हैं खैर क्रिसमस है, चलो फिर से सभी को छोड़ देते हैं। हाँ, जेलें पूरी तरह से भरी हुई हैं। वहाँ 10 लोगों के लिए बनी कोठरी में 30 लोगों को ठूस दिया जाता है। यानी वे वापस नहीं आए, जरूरत है। हाँ। क्रिसमस पर चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। मैं उन्हें समझता हूँ क्योंकि उन्हें तो उपहार चाहिए। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, पूरी भीड़ है, सभी को उपहार चाहिए। वो पैसे कहाँ से लाएगा? बिल्कुल, उन्हें जाकर चोरी करनी पड़ती है। यानी मान लीजिए मेरे इलाके में
एक नेटवर्क स्टोर खोला गया। वहाँ सब कुछ बिकता है, घरेलू उपकरणों से लेकर मिठाइयों तक, कुल मिलाकर हर तरह की चीजें। और कुल मिलाकर जब से इसे खोला गया है, मुझे नहीं पता कितनी बार इसे लूटा गया है। इसे हमेशा के लिए बंद करने की भी सोच रहे थे, यहाँ तक कि एक हफ्ते में 3 बार लूटा गया। और लोग अंदर आते हैं, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, सीधे अंदर आते हैं। वहाँ एक महिला आई, उसने टीवी उठाया और चल दी। और वह वहाँ जुड़ा हुआ था, वह उसके हाथ से फिसल गया, टूट गया। वह ऐसी थी, किस्मत खराब थी, जाऊंगी और दूसरा ले लूंगी। वह जाती है, दूसरा टीवी लेती है और बस बाहर निकल जाती है। और ये सब सबके सामने हो रहा है, सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है और कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि टीवी देना सस्ता पड़ेगा। मैंने एक ज्वेलरी की दुकान में नौकरी कर ली, हम वहाँ काम करते थे, वहाँ विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग थे। कुल मिलाकर लूटपाट नहीं हुई? नहीं, ऐसा हुआ। हमारे यहाँ लूटपाट नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ सुरक्षा तैनात थी। यहाँ तो ऐसा है, पश्चिमी देशों में होता है। यहाँ बैंक और ज्वेलरी की दुकानें आसानी से लूट ली जाती हैं। झुग्गियों में आम लोग और बच्चे भी रहते हैं, इसलिए यहाँ स्वादिष्ट चीजें भी मिलती हैं और वो भी सस्ती। ये एक बेरी है जो, जैसा कि मैं कहता हूँ, अमेजन में रहती है। इन झाड़ियों को तोड़कर विशेष ड्रमों में प्रोसेस किया जाता है, इस छिलके को उतार दिया जाता है। वहीं पर इसे संरक्षण के लिए चीनी के साथ मिलाया जाता है, ब्रिकेट्स में जमाया जाता है और फिर इसे पूरे ब्राजील में वितरित किया जाता है। चावल, फिजोन, चावल और बीन्स, ये उनकी मुख्य भोजन है और वे इसे खाते हैं और इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उनके लिए स्पेगेटी एक डेलिकेसी है। यानी मैक्रोनी त्योहारों पर होती है। यहाँ उनके पास बस एक औद्योगिक उद्यम है, इसीलिए यह कांटेदार तार के पीछे है ना? और उनके निजी घर भी कांटेदार तार के पीछे होते हैं, यानी उनके स्कूल भी। इस तरह से वे भी कांटेदार तार के पीछे हो सकते हैं। अपनी फवेलाओं में किशोर गिरोह चोरी नहीं करते, बल्कि दूसरे इलाकों में दौरे पर जाते हैं। उनके लिए सबसे आकर्षक समय कार्निवल होता है। और वहाँ उनकी योजना कैसे काम करती है, कैसे वे भीड़ में होते हैं, 10 लोगों के समूहों में काम करते हैं और स्वाभाविक रूप से वे शिकार को घेर लेते हैं और तुरंत फोन छीन लिया जाता है और पास कर दिया जाता है समूह में। वास्तव में जिसने छीन लिया उसके हाथ में वह पहले से ही नहीं होता और चेन के माध्यम से फोन एक व्यक्ति के पास चला जाता है और एक व्यक्ति पहले से ही इन फोनों को इकट्ठा कर रहा होता है। सबसे साफ सुथरा और सभ्य शायद ये कोई लड़की होती है और वह पूरी तरह से ढकी होती है, उसके पास ये सब होता है, शरीर। इन फोनों में वह एक बार में अपने पास 20 फोन रख सकती है। पेट्र अपनी सतर्कता के बावजूद खुद ऐसी चोरी का शिकार हो गया और फोन खो बैठा। तो तुमने कोशिश की किसी तरह उसे वापस पाने की? हाँ, निश्चित रूप से मैंने तुरंत ही चोरी के समय पर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। विदेशी को पैसे के लिए धोखा देना सरलता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बैंक कार्ड को वेटर चुरा सकता है। कार्ड की अदला बदली, तुम अपना कार्ड देते हो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें कोई और कार्ड दे दिया गया, तुमने उसे ले लिया और तुम्हारे कार्ड का वे पहले ही उपयोग कर चुके हैं, देखते हुए पिन कोड, और उनके हाथों में तुम्हारा कार्ड, वे उसे थोड़ा और जल्दी से उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अपने ही टर्मिनलों पर वे पैसे निकाल लेते हैं, कार्ड को शून्य कर देते हैं। लेकिन यह ऐसा है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ऐसी योजनाएं खुद चोरों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। उनके लिए ब्राजीलियाई कानून बहुत कठोर हैं, यानी ऐसी चीज़ों के लिए उनके यहाँ लोग लंबे समय के लिए जेल में जाते हैं। उनके यहाँ बहुत से पकड़े जाते हैं और जेलें भरी हुई हैं, यानी लगभग 12 लोगों के लिए बनी कोठरी में 50 लोग, 40-60 लोग या उससे भी अधिक भीड़ भाड़ हो सकते हैं। तो फिर ये काम क्यों नहीं करता? वे फिर भी नहीं डरते। वे नहीं डरते। उनके यहाँ स्थिति ऐसी है कि जब वे सब एक साथ होते हैं सामूहिक रूप से, तो वे पीड़ित नहीं होते। वे ऐसे ही एक साथ रहते हैं। फवेलाओं में सामूहिक रूप से एक साथ और मजबूती से, असल में उनकी स्थिति जेल में भी नहीं बदलती, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बदलती, इसलिए उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता। वहाँ तो खाना भी मिलता है और वहाँ खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और वहाँ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। वैसे वहाँ काम भी है और लोग काम करते हैं और वेतन पाते हैं, इसलिए डर नहीं लगता। पेट्र ब्राजील की जेलों के बारे में यूं ही नहीं जानता बहुत कुछ। कुछ साल पहले वह यहाँ हीरों का काम करने आया था और मुसीबत में पड़ गया। यहाँ उत्पादन होता है हीरों का। ब्राजील में ये एकमात्र जगह है जहाँ कृत्रिम हीरों का उत्पादन होता है और वे पहले से बेहतर स्थिति में हैं। प्राकृतिक
और उनकी चमक भी सबसे अच्छी होती है। और इस तरह मैं यहाँ उन लोगों की तलाश कर रहा था जो इन हीरों का उत्पादन करते हैं, ताकि बाद में उनसे आभूषण बनाए जा सकें। और हम पहले इन हीरों को दुबई के माध्यम से बेचते थे, वहाँ इजराइल एक्सचेंज। जैसा कि पता चला, परिवहन से पहले पीटर के साझेदारों ने हीरे नहीं पैक किए थे। और यहाँ मैंने जैसे कि इन लोगों को पुराने संबंधों के माध्यम से पाया। हीरे लेने आया था, उन्होंने मुझे पैक कर दिए। ओह, लेकर चल पड़ा। और इस तरह जब हवाई अड्डे पर स्कैनर ने कुछ और ही पाया, अचानक अप्रत्याशित रूप से हीरों की जगह एक कॉकटेल निकला। सच में? हाँ, और ऐसा हुआ कि मेरे सूटकेस में लगभग 8 किलोग्राम जैसे कि पैक किया हुआ कोक मिला। और ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा है। माफिया ऐसा कह सकते हैं, इसे भी माना जाता है। जैसे कि यह सच में बहुत ही गंभीर अपराध है राज्य के दृष्टिकोण से, यानी यह अपराध की गंभीर श्रेणी है। 8 किलोग्राम। तुम आए थे, तुम्हें कितने किलोग्राम हीरे ले जाने थे? मुझे 1000 कैरेट पैक करने थे। ये 1 किलोग्राम होता है। जरा सोचो, रुको, 1 किलोग्राम हीरे वहाँ 8 किलोग्राम कैसे निकला? मुझे लगा कि उन्होंने इसे कॉफी में पैक किया, क्योंकि वहाँ पैकेज थे कॉफी पैक की तरह थी। वास्तव में अच्छी तरह से सघन जैसे कि हवा निकाल दी गई हो, और काफ़ी बहुत ही सघन पैकेजिंग थी। कोकीन के साथ यहाँ नियम अलग हैं। ये सख्त है, ये एक भारी प्रकार का नशीला पदार्थ है। और ये कि तुम्हें धोखा दिया गया किसी को, यहाँ किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। वे समझते हैं कि सभी को धोखा दिया जाता है। बिल्कुल, लोग जो हवाई जहाज से कोकीन ले जाते हैं उन्हें म्यूल्स कहा जाता है, और उनके लिए यहाँ कानूनी प्रणाली में कुछ रियायतें हैं। उन्हें मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी लोग जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो आमतौर पर यहाँ 1 साल के लिए रहते हैं। उन्हें लंबी सजा दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 1 साल बाद रिहा कर दिया जाता है। इस दौरान तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। तुम्हें दी गई है 8-10 साल। आपको चाहिए इस पूरी अवधि के दौरान ब्राजील में रहना होगा। तुम्हारे साथ ऐसा है? अभी हाँ, पीटर को उससे अधिक दिया गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में मुझे अभियोजक ने सजा बढ़ा दी, ये कहते हुए कि मेरे पासपोर्ट में बहुत सारे मोहरें हैं और मैं कई देशों में थोड़े समय के लिए रहा हूँ। जैसे कि तुमने हर जगह उसी योजना के तहत काम किया हो। हाँ, और मैं उसे समझा रहा हूँ कि मेरा व्यवसाय है, मेरे देश में मेरी अपनी पार्टी है, मैं अपने देश में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, न अभियोजक ने, न जज ने। उन्हें इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, और मेरा काम था कि इसे चिह्नित करूं, टिक लगाऊं कि इस अपराध के कारण एक और व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। और स्वाभाविक रूप से बाद में मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं हूं संगठक, एक बड़े यूरोपीय नशीले पदार्थों की तस्करी संगठन का, जैसे कि मैं अल पचीनो का सरगना हूं, जैसे कि इतालवी, जैसे कि। और इसके साथ ही किसी ने इस जानकारी की पुनः जांच नहीं की, बस अभियोजक के शब्दों पर विश्वास कर लिया। यानी उसने ऐसा सोचना चाहा और उसके सोचने के आधार पर यह सब हुआ। कुल मिलाकर मुझे यहाँ जेल में डाल दिया गया। मैं इन भयानक परिस्थितियों में, भयानक स्थानों में पहुँच गया। मैंने उन्हें अंदर से देखा। मैं ब्राजीलियनों के साथ चरणबद्ध तरीके से वहां गया, और फिर मुझे अंतर्राष्ट्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां की परिस्थितियां थोड़ी बेहतर थीं। इसलिए मैंने यह सब अपनी त्वचा पर अनुभव किया और देखा कि यह सब क्या है वास्तव में। अंदर से ये अमेरिकी जेलें वे क्या दर्शाती हैं? जैसे ऐसा क्या था जो चौंकाने वाला था? ओह, चौंकाने वाला था ये शुरू में, ये सारी गंदगी और भाषा की समझ न होना। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। एकमात्र बात जो मैंने समझी वो ये थी कि मुझे अभी पैक कर देंगे, और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रिश्तेदारों को सूचित किया जाएगा। ब्राजीलियाई जेल में विदेशी व्यक्ति अत्यधिक असहाय होता है। तुम जेल में पहुंचते हो और तुम्हारा सब कुछ बंधा होता है। तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम्हारे पास साधारण पेन भी नहीं है ताकि तुम पत्र लिख सको, पते कुछ भी नहीं है, और कोई तुम्हें ये नहीं देता।
यानी तुम्हें दोस्तों के माध्यम से ढूंढना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को खोजना पड़ता है जो तुम्हें जानकारी खाने के बदले बेचते हैं। जेल में पैसे का मतलब खाना और सिगरेट है, यानी तुम भूखे रहते हो और जो खाना तुम्हें दिया जाता है उससे भुगतान करते हो, ताकि वहाँ इस नंबर पर अपनी पत्नी को SMS लिखो, हाँ हाँ हाँ। यानी ये सब कुछ पैसे से होता है और बहुत महंगा है। शुरुआत में एक साधारण संदेश अपने परिवार को भेजने के लिए पेत्र ने खाने पर बचत की। यानी मेरी पहली चिट्ठियाँ वे बिल्कुल भी नहीं पहुँची, यानी जो मैंने अनुरोध किया था ताकि मेरे फेसबुक पेज पर एक घोषणा की सूचना दी जाए, ये वह है जो मैंने हाथ से लिखा था। नहीं, कोई मदद नहीं मिलती। मैंने ऐसे कई पत्र, ऐसी घोषणाएं बनाई थीं, एक भी नहीं था अविश्वसनीय। जब मैं बाहर गया तो मुझे युगान पेज पर एक भी नहीं दिखा। किसी समय पर अपनी परेशानी के बारे में परिवार को कांसुलेट के माध्यम से सूचित करने में सफल हुआ। क्या तुम्हारा परिवार से संपर्क था या नहीं? उन्हें सूचित किया गया, संपर्क टूट गया। फिर मैंने कोशिश की, मैंने कांसुलेट को पत्र लिखे और उन्होंने उन्हें मेरी इन्वोकरी के ईमेल पर भेज दिया। क्या जवाब भी आता था? हाँ। खैर, ये बहुत लंबा समय लेने वाला था और अगर सामान्य डाक से भेजें तो इसमें 3 महीने लगते हैं। पत्र जा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि ब्राजील में न्याय प्रणाली अप्रत्याशित है और अभियुक्त को यह भी नहीं पता होता कि उसे कितने समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। मुझे पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। मेरे पास पहले से ही दस्तावेज थे कि मैं बाहर आ रहा हूँ और बस एक नया सूचना आता है कि तुम्हें बहुत सारे साल और जोड़ दिए गए हैं। मुझे जोड़ दिए गए। जेल में 4 साल से अधिक समय तक रहना निश्चित है और मेरा पहला निर्णय था भाग जाना। मेरे पास वास्तव में एक मौका था, मैंने पहले ही योजना देख ली थी। जेल से भागना? हाँ, मैं भाग गया और सफलतापूर्वक। लेकिन चूंकि मैं पूरे साल ठीक से नहीं खा पाया था और जब मैं भागा तो मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे, या शायद एड्रेनालिन का असर था या कुछ और। मैं बस खेत में गिर गया। वे बस आए, मुझे उठाया, पकड़ा और वापस जेल ले गए। और कुछ और जोड़ा? उनके पास 1 साल का जुर्माना था, लेकिन यह जुर्माना किसी तरह से लागू नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस समय तेजी से लिखना शुरू कर दिया था। उच्च न्यायालय को पत्र और एक रक्षक मेरी अपीलें सुनी, जानकारी की जांच की, और तुरंत रिहाई का निर्णय लिया। मैं जनवरी में भागा था और अगस्त में मेरे रिहाई के दस्तावेज तैयार हो गए थे। लेकिन फिर से नौकरशाही। जब तक ये दस्तावेज जेल तक पहुंचे, मैं अप्रैल में ही बाहर आ गया था। इस दौरान मेरे पास बाहर एक वकील था जिसने दरअसल बिल्कुल कुछ नहीं किया। वकील ने वास्तव में पैसे ले लिए लेकिन कुछ भी नहीं किया। अपने समय के बावजूद पेत्र ने सभी कानूनी दस्तावेज जल्दी से तैयार कर लिए। यहाँ भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि यहाँ रहते हुए ऐसा कह सकते हैं बाहर की स्थिति में, जैसे मैं अभी भी एक दोषी हूँ लेकिन मैंने अपने लिए निवासी बना लिया है, और जैसे लेकिन दूसरे पासपोर्ट पर। उनके लिए मैं एक अलग व्यक्ति हूँ दूसरे पासपोर्ट पर, दूसरा यूक्रेनी पासपोर्ट। हाँ, यानी ये दस्तावेज मैंने बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर बनाया है और वह जो साधारण पासपोर्ट है यूक्रेनी, उन्होंने उसे ले लिया और वे उसे वापस नहीं देते। वे सोचते हैं कि इस तरह तुम उनसे जुड़े रहोगे। हाँ, मैं इस देश से नहीं भागूंगा और अब मैं इस देश का निवासी भी हूँ। और बाहर जा सकते हो, मैं पहले ही बाहर जा चुका हूँ, यानी मैं पहले ही बाहर जा चुका हूँ और वापस आ चुका हूँ। दिलचस्प है कि और भी गरीब अफ्रीकी देशों के निवासी ब्राजील की जेल में अपनी जिंदगी सुधारने और दस्तावेज प्राप्त करने का तरीका देखते हैं। ये साथी जो काले हैं वे यहाँ आते हैं और ऐसा लगता है कि उनके लिए यह खुशी की बात है कि उन्हें यहाँ पकड़ा जाए। उन्हें जेल में डाल दिया, खाना खिलाया, ये कपड़े पहनाए और फिर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। अगर उनकी यहाँ कोई समुदाय है तो ये काले लोगों के लिए काम करता है और जो सामान्य काले लोग हैं वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं और इस तरह से उन्हें यहाँ निवास का अधिकार मिल जाता है। यानी जैसे लड़के अमेरिका जाते हैं वे सीमा पर पहुँचते हैं, मेक्सिको से अमेरिका की सीमा पार करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। वे 3 महीने अधिकतम 6 महीने तक जेल में रहते हैं, लेकिन जब वे जेल से बाहर आते हैं तो वे पहले से ही अमेरिकी बन जाते हैं और वे दस्तावेज बनाना शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी को अमेरिका में वैध बनाना शुरू करते हैं।
लेकिन वे पहले से ही वहाँ अंदर हैं, वे पहले से ही अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन वह पहले से ही जेल में रह चुका है, उसे पहले से ही राज्य का नागरिक माना जाता है और उसके लिए दस्तावेज बनाना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि वह बच्चे के साथ इस देश में आए, बच्चे को जन्म दे और फिर दस्तावेज बनाना शुरू करे। जेल में जाना आसान है, जल्दी से वैध हो जाता है। अपनी सजा के दौरान पेत्र अक्सर ही कई बार अफ्रीकियों से मिलता था। जेल में मुख्य रूप से लगभग 80% लोग काले ही थे। क्या इस अंतर्राष्ट्रीय में? और ये वास्तव में भयानक है, नहीं? क्योंकि कई लोग सच में ही सिर्फ पेड़ों से उतरे थे। वे वहाँ क्या कर रहे थे? सबसे पहले कुछ के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करना पड़ता था, यानी उन्हें नहाने, दांत साफ करने के लिए मजबूर करना, दिखाना पड़ता था कि कैसे साधारण स्वच्छता के साधनों का उपयोग करना है, क्योंकि वे इसे नहीं जानते थे, यहाँ तक कि देखा भी नहीं था। उनके लिए शॉवर लेना मतलब बारिश में खड़ा होना है। वहाँ ऐसा है और यहाँ असली शॉवर है। यानी वे जेल में ऐसे आए जैसे किसी सभ्यता में। हाँ, गंदी जेल में। हाँ, यानी उनके लिए ये सभ्यता है, उनके लिए ये जीवन है। कई लोग वहाँ से जाना भी नहीं चाहते, यानी वे कहते हैं ओह यहाँ तो बहुत अच्छा है कि मैं बाहर जाऊंगा, कुछ चुराऊंगा और मुझे वापस यहाँ लाया जाएगा। यही है तुम्हारी सड़क पर अपराध। उनके लिए ये मजा है। हाँ, यानी वे आराम से तुम्हारे पास आ सकते हैं और कह सकते हैं जो कुछ भी तुम्हारी जेब में है दे दो, क्योंकि उन्हें वापस जाने से डर नहीं लगता। अगर अब अफ्रीकी लोग ब्राजील में आने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही जेल के माध्यम से, तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। अफ्रीका से यहाँ वास्तव में बड़ी संख्या में काले गुलाम लाए जाते थे और देश में अब भी उस समय के अत्यधिक बहुत सारे निशान हैं। ये किसी प्रकार के मानव शोषण जैसा अत्यधिक लगता है। बिल्कुल सही, गुलामी का शासन। पुर्तगालियों ने स्थानीय मूल निवासियों, भारतीय जनजातियों को गुलाम बनाने की कोशिश की और यह बहुत कठिन था, क्योंकि भारतीय स्थानीय निवासी थे। वे जानते थे कि कहाँ भागना है, कैसे लड़ना है और कैसे अधिकतम पुर्तगालियों को मारना है जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से भारतीयों के पास अपनी स्वतंत्रता, अपने कबीले, अपने परिवार, अपनी धर्म के लिए लड़ने का कारण था और इसलिए 60 के दशक तक पुर्तगाली अफ्रीका से यहाँ दास लाना शुरू कर देते हैं। और स्वाभाविक रूप से अगर हम किसी चयन के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये पुरुष होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से महिलाएं भी थीं। मुख्य रूप से ये 7 साल के बच्चे और 22 साल तक के युवा होते हैं, जिनमें अधिकतर शामिल होते हैं। मुख्य रूप से ये विभिन्न जनजातियों के लोग होते हैं जो अफ्रीका के क्षेत्र में आपस में लड़ते थे, यानी वे दुश्मन थे और एक शक्तिशाली ताकत में एकजुट नहीं हो सकते थे जो दास व्यापारियों या दास मालिकों का विरोध कर सके ताकि किसी तरह से सामना कर सकें। यानी बहुत बार जहाजों पर ऐसे लोग होते थे जो अफ्रीका के क्षेत्र में दुश्मन थे और बंदी बना लिए जाते थे जनजातियों के बीच सैन्य संघर्षों के दौरान, और इन बंदियों को पुर्तगालियों, स्पेनियों, अंग्रेजों और अन्य को बेचा जाता था। ये दास बंदरगाहों में आते थे, विशेष रूप से रियो डी जनेरियो के बंदरगाह में, और बेचे जाते थे। दास मालिकों और दास व्यापारियों को यहाँ वास्तव में दास प्रथा लगभग 300 वर्षों तक चली। हमारे यहाँ अभी कुछ व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये दास्ता लोगों की भर्ती, यानी यह जैसे आधुनिक दास्ता रूप हैं। महिलाओं के लिए सबसे अप्रिय कामों में से एक था कचरा उठाना। अब भी रियो की सड़कों पर नालियां हैं जिनमें मल बहता था। इन्हें बाल्टियों में उठाया जाता था, ये सब यहाँ बहाया जाता था और शहर के केंद्र से होकर बहता था, या तो खाड़ी में या किसी नदी में। इस पर निर्भर करता था कि हम कहाँ थे। बाद में पानी की पाइपलाइन और सीवेज सिस्टम बनाया गया, लेकिन जैसे 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी ये नदियाँ, माफ कीजिए, गंदगी की धाराएं पूरे शहर के केंद्र से होकर बहती थी। इस दरवाजे पर दासों की नौकरियों को दर्शाया गया है, जिसमें कचरा उठाने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। क्योंकि वह अपने सिर पर बाल्टी रखती थी, तो स्वाभाविक रूप से बाल्टी से कुछ उसके शरीर पर, हाथों पर और अन्य जगहों पर टपक सकता था। और हम ब्राजील की बात कर रहे हैं। यहाँ का सूरज बहुत तेज और जलाने वाला है, और ये सूरज त्वचा पर सफेद धब्बे यानी निशान छोड़ देता था, और स्वाभाविक रूप से ऐसे दास दूर से ही दिखाई देते थे। सभी जानते थे कि वे क्या काम करते हैं, और उनके पास एक तरह का उपनाम था। स्थानीय लोगों के बीच उन्हें तेंदुआ दास कहा जाता था, क्योंकि उनकी गहरी त्वचा और ये सफेद धब्बे जैसे कि त्वचा पर निशान, ये स्पष्ट करता था कि दास क्या काम करता है। यहाँ एक विक्रेता दासी और बागान की कामगार महिलाएं भी हैं। यदि शहर में लोगों के पास 1 या 2 दास होते थे, तो बागान में एक साथ 500 लोगों को दास्ता में रखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि शहरी दासों के लिए भागना आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर भागना है तो जंगल में, और वहाँ जीवित रहना आसान नहीं है। इसके अलावा शहर में पैसे जमा करने और अपनी स्वतंत्रता खरीदने का मौका था, और देश भर में विशेष सेवाएं काम कर रही थीं, जो भागे हुए दासों को पकड़ती थीं।
कुछ दास अवैध दास्ता में थे और इसके समाप्त होने के बाद भी, क्योंकि वे पढ़ना नहीं जानते थे और किसी भी जानकारी और समाचार को वे अपने मालिक से प्राप्त करते थे, जो उन्हें उनके नए अधिकारों के बारे में नहीं बता सकता था। दास्ता के समाप्त होने के साथ ब्राजीलियाई घरों में घरेलू कामगार आ गए और अब यह मुख्य रूप से अश्वेत लोग हैं जो कम पैसों में काम करते हैं। यह निकी है। वह ब्राजील में अपने परिवार के साथ रहती है और उसके पास भी एक सहायक है जिसके साथ कुछ असहज क्षण रहे हैं। उदाहरण के लिए शुरू में वह कभी हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती थी, यानी उनके यहाँ दास प्रथा बहुत पहले से नहीं है। वह एक स्वतंत्र महिला है जिसके पास हमारे जैसे प्रवासियों के समान अधिकार हैं, जो वास्तव में देश में बहुत सीमित अधिकारों के साथ हैं, लेकिन उसके सांस्कृतिक स्तर पर हमारे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने का विचार भी नहीं था। वे अलग से खाती थी, अपने लिए खाना बनाती थी, कुछ छोटी मोटी चीजें, जब तक हम उसे हमारे साथ टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करने लगे। हमारे साथ बैठो, क्या तुम वाइन चाहती हो? निक्की ने खुद पर देखा कि यहाँ अलग अलग त्वचा रंग के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। कई लोग यहाँ तक कि कहीं संस्थाओं में ऐसा लगता है कि जहाँ व्यक्ति के पास अधिक शक्ति होती है, बजाय तुम्हारे जो किसी समस्या समाधान के लिए संपर्क करता है, वे तुम्हें ओ सीनियोरा कहकर संबोधित करेंगे। ये सम्मान जो तुम्हें एक गोरे व्यक्ति के रूप में मिलता है, यहाँ स्थायी रूप से बना रहता है। अगर तुम अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हो, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान एक रंगीन व्यक्ति पर निर्भर करता है, तुम उसके पास जाते हो और उससे विनती करने लगते हो सीधे, कृपया मेरी मदद करें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और तुम सोचते हो क्या ये करना चाहिए, और आप कर सकते हैं, जानते हो यह अनुरोध कि आपको यह करना चाहिए, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए और आप मेरी मदद कर सकते हैं। दिखाओ कि तुम उस पर निर्भर हो। सफेद व्यक्ति की मदद करना उनके लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह सीधे तौर पर एक उपलब्धि की तरह है जैसे अंग्रेजी भाषा को प्राप्त करना। अब भी ब्राजील के अपार्टमेंट्स में नौकरों के लिए विशेष कमरे, अलग शौचालय और बेडरूम बने हुए हैं। मेरे लिए यह एक झटका था जब हमने कई पुरानी अपार्टमेंट्स देखी। हम अंदर गए, रसोई थी छोटी, निकलना मुश्किल था। मैंने कहा, आप ऐसी रसोई क्यों बनाते हैं? इसमें क्या दिलचस्पी है? क्योंकि मालिक वहाँ नहीं रहते थे। बिल्कुल, ये मालिक कभी इन रसोइयों में खाना नहीं बनाते थे, यानी वे पहले से ही इन रसोइयों को घरों में योजना के अनुसार इतना छोटा बनाया गया था क्योंकि यह माना जाता था कि वहाँ केवल स्टाफ ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण निस्संदेह जो इसमें है वह है बच्चों के प्रति उनका रवैया। वह उन्हें बहुत प्यार करती है। मुझे कभी कभी लगता है कि वह उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें जलन नहीं होती? नहीं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों की खुशी। अगर मैं उन्हें किसी समय किसी अवधि में खुश नहीं कर सकता तो उसे करने दो, क्योंकि बच्चे निश्चित रूप से हमेशा स्थायी रूप से प्यार महसूस करने के हकदार हैं। और अगर कभी कभी मेरे पास उनके लिए संसाधन नहीं होते तो ये संसाधन नानी दे। ऐसी सेवा की कीमत कितनी होती है? खैर, ये देखते हुए कि वह हमारे लिए लगभग 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करती है, क्यों कृपया महीने में ये $500 से कम होता है। $400 ये तब है जब हम उसे अधिक भुगतान करते हैं, जैसे कि बहुत उदारता से कम भी भुगतान किया जा सकता है। घरेलू सहायिका के साथ मानसिकता के अंतर के कारण निकी को अक्सर गलतफहमियां होती हैं। मैं उसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों के रहने के क्षेत्र हमेशा बेदाग साफ होने चाहिए। ये तो बच्चे हैं। खैर, और शब्द बेदाग को हर कोई अपने तरीके से समझता है। बेदाग की परिभाषा ब्राजीलियाई लोगों के लिए बिल्कुल अलग होती है। इसमें विभिन्न स्तर होते हैं। या उदाहरण के लिए जानो एक शानदार उदाहरण। वह एक बार पार्क में बच्चे के साथ घूम रही थी। ठंडा मौसम था, बारिश हो चुकी थी और आसमान में बादल थे। वह बेंच पर बैठी थी और हमारी बेटी बिना जूते के नंगे पैर एक गड्ढे में बैठी थी और एक छड़ी से चित्र बना रही थी। और यह इसलिए नहीं कि उसे बच्चों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उनके यहाँ यह स्वतंत्रता और बच्चे के प्रति व्यापक प्रेम है जो बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित होने की अनुमति देता है। वह सच में नहीं समझ पाई कि समस्या क्या है। वह तो चित्र बना रही है, वह खुश है, उसे यह पसंद है। निकी की काम वाली फवेला में ही रहती है। वह हमारे पास आने में लगभग 2 घंटे लगाती है हर दिन। वह हर दिन आती है, वह घर के कामों में हमारी मदद करती है, वह बच्चों के साथ समय बिताती है, उन्हें क्लबों और कक्षाओं में ले जाती है। वह विभिन्न रिकॉर्ड्स, परामर्श, डॉक्टरों, अनुवादों आदि में मदद करती है। वह हमारे साथ लगभग 1 साल से काम कर रही है। वह अच्छी है। वह वहाँ रहती है जहाँ सबसे खतरनाक शहर है, वहाँ जहाँ पर्यटकों को कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह वहाँ हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि उसका आवास हमारे से 20 गुना सस्ता है। ठीक है, तो फिर लगभग $450 मैंने फावेलास में सुना है। हाँ, और किराया $500 है जो $100 है। वे अपने पति के साथ।
यह सब इंटरनेट भुगतान और सामुदायिक सेवाओं के साथ मिलकर है। फावेल के कई निवासी रोजाना काम के लिए अमीर इलाकों में जाते हैं और शाम को घर लौटकर झुग्गियों के कानूनों के अनुसार जीवन जीते रहते हैं। यानी यहाँ भी भले ही यहाँ कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी मानवीय व अजनबी नहीं है, सब कुछ इंसानियत के अनुसार है। हाँ, यहाँ आंतरिक नियम काम करते हैं और यहाँ चोरी करना मना नहीं है। चोरी करना मना है, चोरी करना मना है। अगर यहाँ कोई महिला को मारता है तो लगभग पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और जैसा कि कहा जाता है उस व्यक्ति को सजा देता है जो यह करता है। यहाँ उनके पास आत्मशिक्षा और आत्मनियंत्रण है। यानी अगर उन्होंने यहाँ किसी को मार दिया तो वे बस उसे ले गए और सब मिलकर उस व्यक्ति को दफना दिया और किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया। और कुल मिलाकर ये जानकारी आगे नहीं फैलती। पुलिस में रिपोर्ट करने से क्या फायदा? जिसने मारा उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये पहले से ही एक व्यक्ति कम हो जाएगा जो पास की कैफे को लाभ पहुंचाता है, जो हर दिन बियर पीता है। यानी वही मालिक अब ये बयान नहीं देगा। जो लोग पास में मौजूद थे उनके पास पहले से ही एक कहानी है। तदनुसार पुलिस उन्हें इस कहानी में शामिल कर सकती है। वे समझते हैं कि पुलिस से परिचय से बचना बेहतर है, क्योंकि पुलिस खोज करेगी। वह किसी और व्यक्ति को भी ढूंढ सकती है जिसकी पहले से ही एक बुरी कहानी है। तुमसे कहा जाएगा तुम अमोन ने ये नहीं किया था और पुलिस कहेगी हाँ कैसे नहीं किया था। यहाँ एक महिला परिवार को चलाती है, वह यहाँ प्रमुख है। और यह केवल फवेलास में नहीं है, यह हर जगह है। इसीलिए यहाँ जैसा कि कहा जाता है कोई भी पुरुषों की ओर से कोई भी हरकत महिलाओं के खिलाफ कड़ी सजा दी जाती है। असल में यही बात इन समलैंगिकों पर भी लागू होती है। वे यहाँ इतने सुरक्षित हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इन लोगों से जल्दी पीड़ित हो सकता है बजाय इसके कि ये लोग सामान्य व्यक्ति से। यानी यहाँ सब कुछ अलग तरह से है, एक अलग ग्रह, सब कुछ उल्टा है। ब्राजील में माफिया की मुख्य कमाई का स्रोत मादक पदार्थों की तस्करी है और जेल में पेत्र ने इस अवैध व्यापार के बड़े शारकों से बातचीत की। एक था जो एक प्रकार का ड्रग लॉर्ड था, व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर आपूर्ति करता है सामान, ड्रग ट्रैफिकिंग टनों में कुल मिलाकर लाता है। और ऐसे ही एक को पकड़ा गया और वह बैठा था, मैंने उससे बातचीत की और फिर वह भी 4-5 साल जेल में रहा और उसे बरी कर दिया गया। यानी रिश्वत काम कर गई और उच्चतम न्यायालय में उससे न्यायोक्ति आरोप हटा दिए गए और उसे तुरंत 1 घंटे के भीतर जेल से रिहा कर दिया गया और वह गायब हो गया। यानी वह व्यक्ति जो जैसा कि कहा जाता है आजीवन जेल में रहना चाहिए था, वह 4 साल में बाहर आ गया। इन सभी नियमों को जान रहा था, ये सब कैसे काम करता है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क। और यहाँ पर मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया, क्योंकि मैंने खुद कभी इसका सेवन नहीं किया और यहाँ बासिलिया में रहते हुए भी नहीं करता। यानी मैंने कभी इसका स्वाद भी नहीं चखा, इसलिए मैं इससे नहीं टकराया। मुझे नहीं पता था कि ये देश किसी तरह से नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ा है और मेरे लिए नशीले पदार्थों का व्यापार सिर्फ अफगानिस्तान था बस। लेकिन यहाँ जो है तो ये एक सामान्य व्यापार है और यहाँ हर कोई छोटे से बड़े तक इसमें शामिल है और ये सामान्य है। यानी यहाँ ये किसी को नहीं डराता, यानी इसे अंडे बेचने जैसा समझते हैं। यहाँ इसे सिगरेट की तरह समझा जाता है, जैसे बियर पीना, कुछ जैसे बियर पीना। हाँ, यानी कैप्टन ये कुछ और है, तुमने इसे आजमाया और फिर मना नहीं कर सकते। और ये यहाँ है, ये यहाँ मौजूद है, लेकिन ये यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। पेत्र के अनुसार ब्राजील में अधिकारी भी इसका सेवन करते हैं और वही जज, वही अभियोजक, वे भी ऐसे ही धूम्रपान करते हैं, ऐसे ही सेवन करते हैं। वे वहाँ इसे सूंघ सकते हैं और साथ ही लोगों को उसी अपराध के लिए जेल में डाल सकते हैं। इसके बावजूद ये समझते हुए कि ये लोग यहाँ फांसीवादी तरीके से आए हैं, धूम्रपान करते हैं और इधर उधर मारिजुआना का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ भी हर जगह बेचा जाता है। सबसे ऊंची कीमत 50 रियाल है, जो कि बाजार में उपलब्ध सबसे महंगी वस्तु की कीमत है। सबसे कम कीमत 5 रियाल है, जो कि एक बहुत ही सस्ती वस्तु की कीमत है। हाँ, क्या वे यहाँ अधिक समृद्ध क्षेत्रों से कुछ प्रतिबंधित खरीदने के लिए आते हैं?
नहीं, क्योंकि अधिक समृद्ध क्षेत्रों में भी हर जगह अपने स्थान होते हैं जहां से खरीदा जा सकता है वही चीज वही भरोसेमंद लोगों से, लेकिन वहां केवल गुणवत्ता होती है। महंगे क्षेत्रों में वे अपने ग्राहकों की कद्र करते हैं उसी तरह जैसे गरीब क्षेत्रों में करते हैं। यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं और जानते हैं कि कौन बेचता है, कौन व्यापार करता है। यहाँ ऐसा होता है कि वे अपने घर में भी उगाते हैं, लेकिन यह गुणवत्ता पर भी असर डालता है निश्चित रूप से। फ्योडर अकेला विदेशी नहीं है जिसे नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जेल में डाला गया, और अगर वह बच निकला तो अधिकांश अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाते। लोग यहाँ आते हैं किसी न किसी कमाई के लिए और तुरंत और बड़ी। उन्हें यहाँ नशीले पदार्थों से लाद दिया जाता है और उन्हें हवाई अड्डे पर भेज दिया जाता है। हवाई अड्डे पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, फिर वे रिहा होते हैं और जीते हैं यहीं पर। जैसे बेघर लोग, ऐसे लोगों पेत्र मदद करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पहले ही समझाया जाता है कि इस स्थिति में कैसे जीवित रहना है, कहाँ बेहतर है। जैसे कि पहले समय में यहाँ तक कि आवास में मदद करने की कोशिश करते हुए, ताकि वे अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर सकें, कुछ पैसे ढूंढ सकें, शायद काम करना भी शुरू कर सकें, ताकि किसी तरह से अपनी मदद कर सकें इस जीवन में। और मैं ऐसे लोगों को बाहर निकलते समय पकड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि वे बस स्टेशन पर खो न जाए। जब उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा, व्यक्ति रिहा होता है, उसे घर लौटना होता है और उसके पास ना पैसे हैं, ना दस्तावेज, कुछ भी नहीं। इस समय वह असुरक्षित होता है। हाँ, और व्यक्ति को तो साधारण रूप से खाना भी चाहिए और उसके पास कोई सामाजिक सुविधाएं नहीं है, मुफ्त यात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वह बस चप्पल पहनकर बाहर निकला, फटी हुई कपड़ों में सड़क पर, क्योंकि वे जेल में पहले ही घिस चुके थे। और पूरे समय तुम्हारे पास वही कपड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल। और तनुसार व्यक्ति सड़क पर निकलता है, पहले से ही भिखारी जैसा दिखता है, पहले से फवेला के लिए तैयार। हाँ, और ये फवेला नहीं है, उन्हें यहाँ फवेला में भी नहीं जाने देंगे। ये पुलों के नीचे है, पुल के नीचे, वहीं जहाँ नदी है, और वहाँ वे अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं और कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाएगा। यहाँ एक लातवियाई था, वह बाहर निकला, उसे कोरोना वायरस के 4 टीके लगाए गए थे। वह जेल से बाहर निकलते ही सड़क पर आया, तुरंत कोरोना वायरस से बीमार हो गया और मर गया। और बस उसे कोई भी नहीं ढूंढ रहा था, कौन कहाँ क्या, मतलब कोई नहीं जानता कि वह मर गया। तो तुम्हें कैसे पता? वो लड़के जिन्होंने देखा कि वह कैसे मर रहा था, उन्होंने मुझे बाद में इसके बारे में बताया। लेकिन शुरू में सच में मर सकते हैं? हाँ, मर सकते हैं। अगर तुम बाहर निकलते हो, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं होती, वे तुम्हें कोई जानकारी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर तुम उसे खोज भी नहीं रहे हो और उस व्यक्ति के पास जो बाहर सड़क पर निकला है, उसके पास इंटरनेट का कोई एक्सेस नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, और ऐसा लगता है कि तुम किसी से कहोगे मुझे मेरे टेलीग्राम में जाने दो, ये शायद ही संभव हो। हाँ, ऐसी मदद निश्चित रूप से प्राप्त करना असंभव है। ब्राजील में वास्तव में सामाजिक हॉस्टल भी हैं, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। तुम आते हो, पंजीकरण करते हो, वे तुम्हें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि तुम्हें इस हॉस्टल में कब रखा जा सकता है। मतलब ये तुरंत भी हो सकता है या 3 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद भी। मतलब इस दौरान व्यक्ति सच में मर भी सकता है। सिर्फ सड़क पर आए, चाकू से वार किया, खत्म कर दिया। मतलब ऐसा भी हुआ है, कुछ लड़के थे जो बस सड़क पर चल रहे थे और उन्हें मार दिया गया क्योंकि उन्होंने तय किया कि उनके पास खासकर युवा सुंदर लड़कियों से सब कुछ छीन लिया जाए। लड़कियों के लिए और भी अधिक समस्याएं हैं जो बिल्कुल नहीं समझती कि वे क्या कर रही हैं। उनसे कहा जाता है कि उन्हें एक महंगी डिलीवरी, कीमती डिलीवरी करनी है। उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता, वे बिल्कुल भी नहीं जानते। और सूटकेस जो ताले से बंद होता है, वह उसे खोल भी नहीं सकती देखने के लिए कि उसमें क्या है, और बस मतलब ये एक कीमती उपहार है, तुम्हें इसे नहीं देखना चाहिए। और इसी तरह की चीजें लड़की को फंसाती हैं। उसे वादा किया जाता है कि यात्रा के लिए उसे 1-2-3 हज़ार डॉलर मिलेंगे, उसके टिकट का भुगतान किया जाएगा और वह जेल में पहुंच जाती है। और फिर बाहर निकलते समय वे कहां जाते हैं मुझे नहीं पता। पुलिस सब कुछ जब्त कर लेती है, सभी फोन, तुम्हारे घर की सभी चाबियां भी। लेकिन वे पकड़े जा सकते हैं, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है। हो सकता, और वे सीधे बड़े पैमाने पर कहीं गुलामी में फंस जाते हैं। आगे हो सकता है ये सीधे जेल में ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जहां पहले से पता होगा कि कौन सी लड़की कब बाहर आएगी, शायद तस्वीर के साथ। ये भयानक है। जेल से बाहर आने वालों के लिए मुख्य काम है बाहर जाना, लेकिन जब पैसे नहीं होते और बाहर जाने पर प्रतिबंध होता है तो यह बहुत मुश्किल होता है। आखिरी लड़के जो बैठे थे जब लूला राष्ट्रपति बने,
और लड़कों को रिहा करना शुरू किया गया तब 2 महीने के लिए पकड़ते थे, यानी महीने में 2 महीने के लिए, यानी पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने, 2 महीने रखते थे और फिर छोड़ देते थे। तो मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ यहाँ से बाहर जाने में। और जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं यहाँ से बाहर जाने में, उनकी प्रणाली में वे दृष्टि से गायब हो जाते हैं। अगर व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, चिह्नित नहीं होता, तो वे 3 साल बाद बस हटा देते हैं। एक तरफ मैं उनके कानून का उल्लंघन करता हूँ जब मैं लोगों को इस देश से भागने में मदद करता हूँ, क्योंकि वे मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि मैं लोगों की तस्करी कर रहा हूँ, जैसे कि और इसी तरह। इसके अलावा वे यह भी कह सकते हैं कि मैं अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल हूँ। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पहले से ही कुछ इतिहास है अपराध से संबंधित। वे इसे साबित नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस देश में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वे बस आरोप लगाते हैं, जेल में डालते हैं और बस। और फिर तुम्हें साबित करना होता है कि ऐसा नहीं हुआ। यानी निर्दोषता की धारणा नहीं है, दोषी होने की धारणा है। तुम साबित करो कि यह तुम नहीं थे और फिर देखेंगे। वे पहले जेल में डालते हैं, फिर समझते हैं कि तुम्हें किस लिए जेल में डाला गया। एक महिला ने कहा कि उसे पीटा गया। कोई भी चोटों की जांच नहीं करता, कुछ भी नहीं, तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है। और फिर तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुमने उस महिला को नहीं पीटा और तुमने उसे कभी देखा भी नहीं। जेल में पेत्र की मुलाकात बहुत खतरनाक अपराधियों से भी हुई। यहाँ एक चीनी गिरोह था जो चोरी और जबरन वसूली में लिप्त था, और अगर लोग फिरौती देने से इनकार करते थे तो वे उन लोगों को मार देते थे। और मैंने एक चीनी व्यक्ति से बात की, उसने कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से 1000 से अधिक लोगों की हत्या की। 1000 से अधिक? वास्तव में क्या यह सच में ऐसा है? एक समझदार व्यक्ति वास्तव में? हाँ, वे ठंडे होते हैं, चीनी, ठंडे खून वाले। और इसके साथ ही उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह बच्चा है या वयस्क। खैर, ये उसका काम था। ठंडा, वह इसे पूरी तरह से सामान्य मानता था, और यह सामान्य था। उस व्यक्ति ने इसके लिए सजा काटी, 4-5 साल। क्यों? यहाँ के कानून ऐसे हैं। वह क्योंकि यह आखिरकार माफिया थी, वे पैसे वसूलते थे और कुछ लोग सड़क पर रह गए। वे स्वाभाविक रूप से मदद करते थे। यानी ये चीनी, वे इस जेल में बहुत शाही तरीके से रहते थे क्योंकि उन्हें बाहरी मदद मिलती थी, वित्तीय और वकील, अन्य सभी चीजें। जब किसी व्यक्ति को उसके देश में चीनी लोग निर्वासित करते हैं ब्राजील में अपराधों के लिए, तो उसका आरोप हटा दिया जाता है और वह पहले से ही एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। मैंने पूछा कि वे कैसे काम करते हैं। कुछ अजीब लोग होते हैं जो दिखाते हैं कि उनकी कितनी शानदार गाड़ी है, सोने का बच्चा जैसा कुछ। इंटरनेट पर पैसे चमकाए, वे उसे पहले से ही ढूंढ रहे हैं ताकि उसे चुरा सकें और उसके माता पिता से फिरौती मांग सकें। वे पहले देखते हैं कि व्यक्ति किस चीज से चमकता है और फिर उसी से आगे बढ़ते हैं। वे व्यक्ति का अध्ययन करते हैं इससे पहले कि वे चोरी करें। चीनी लोगों के सामने सोशल मीडिया पर चमकने का सबसे अच्छा समय है। अपने इंस्टाग्राम पर मैं अपनी हर यात्रा की बहुत सारी सामग्री प्रकाशित करता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं व्लादिमीर कारमानोव हूँ। सब्सक्राइब करें और अगर अन्य सब्सक्राइबर्स में चीनी माफिया देखें तो मुझे बताएं। अल्या को फवेलास पसंद है और वह गाइड के रूप में पर्यटकों को यहाँ ले जाती है, संबंधित जोखिमों के बावजूद। क्राइस्ट की प्रतिमा और शुगरलॉफ माउंटेन पर कोई भी गाइड ले जा सकता है, और मुझे दूसरी तरफ दिखाने की इच्छा हुई, रियो डी जेनेरियो। समस्याओं से बचने के लिए अल्या यहाँ किसी को भी नहीं लाती। मुझे चाहिए कि लोग आनंद लें, और तब मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास एक थ्रैश टूर हो। जैसे एक बार पर्यटकों ने मुझे कहा, सुनो, वे खुद मुझे उकसा रहे थे, कुछ बताओ, कुछ जबरदस्त, चलो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और यहाँ खैर यहाँ इसकी भरमार है, तो जाहिर है। लीजिए लीजिए कृपया, और चाहिए। ऐसा होता है कि मान लीजिए जब कोई कंपनी आती है, लड़कियाँ सभी बहुत उत्साहित होती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, नाचती हैं, और लड़के अक्सर कहते हैं, देखो तुमने देखा, उसके पास ग्रेनेड लटका हुआ है। मैं कहती हूँ, देखा तो क्या, मतलब तो क्या, उसके पास ग्रेनेड लटका हुआ है। खैर वह लटका हुआ है, सब ठीक है। सबटाइटल्स बनाए डिमाटोरजॉक। वहाँ लोग बंदूकों के साथ हैं। मतलब कहने का मतलब, मेरे साथ लोग इतने आराम से हो जाते हैं कि वे हथियार को असली भी नहीं मानते। इतना। पहाड़ से वापस हम रात में नीचे उतरते हैं और बिना बाइक के पैदल नीचे जाते समय मैंने 5-6 बार और लोगों को बंदूकों के साथ देखा और उनसे कुछ हद तक आदत हो गई और उनमें से एक के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ मजाक भी किया।
फवेला से केंद्र तक हम आम निवासियों की तरह जाते हैं, झुग्गियों से मिनी बस में। ऐसी बसें हमारे यहाँ 20 साल पहले चलती थीं। खिड़की से दिखने वाले विश्व प्रसिद्ध कोपाकबाना बीच और महासागर के दृश्य के अलावा कुछ खास नहीं, जो आज इतनी जोर से उफान मार रहा है कि धुंध बन गई है। मुझे संदेह है कि पेत्र ने अपनी ब्राजील यात्रा और यहाँ की जिंदगी की योजना इस तरह बनाई होगी, लेकिन जैसा मुझे लगा वह आशावाद से भरा है और सभी समस्याओं का सामना कर लेगा। बच्चे यहाँ नहीं हैं? नहीं, 4 बच्चे और सभी अलग अलग देशों में हैं। सभी अलग अलग देशों में, जापान, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और यूक्रेन। जो मैंने खो दिया वह मैं कभी वापस नहीं पा सकता। असल में अगर तुम व्यापारी थे और सोचते थे तुम एक व्यापारी के रूप में, तो तुम्हें किसी के साथ तालमेल बिठाना होगा, यानी कुछ भी गंभीर नहीं है। फावेल से रात में लौटना किसी विदेशी के लिए सबसे सुखद काम नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ समय बिताने के बाद मैंने देखा कि झुग्गियों में भी ज्यादातर सामान्य लोग रहते हैं, जो मस्ती करना, बच्चे पैदा करना और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। ये ब्राजील के बारे में एक एपिसोड था। ये मेरा लैटिन अमेरिका के बारे में आखिरी एपिसोड नहीं है, इसलिए मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब करें। हर जगह मैं हूँ वोवा कारमानोव। अलविदा।